हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपना नया सेशन चालू होने वाला है और आप पढ़ेंगे जय प्रक्रम। और जय प्रक्रम की जो वीडियो है आप बिल्कुल लगातार रूप से पढ़ेंगे और ये जो वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी, ये आपके लिए पार्टों में अवेलेबल कराई जाएंगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें और अपनी नोटों को बिल्कुल तैयार रखें। सबसे पहले अपन जय प्रक्रम का एक पहले परिचय पढ़ेंगे कि वास्तव में ही जय प्रक्रम है क्या। जय प्रक्रम का मतलब होता है कि जीव जिन प्रक्रमों का उपयोग, कि कोई भी प्रक्रम है जिनका उपयोग जीव और अनुरक्षण कार्यों के लिए करता है। अनुरक्षण कार्य का मतलब होता है कि जिनके द्वारा मानव का जीवन या किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, वे अनुरक्षण कार्य कहलाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी जीव जिन प्रक्रमों का उपयोग अनुरक्षण कार्यों के लिए करता है, उन प्रक्रमों को अपन कहते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जैसे पाचन है, श्वसन है और उत्सर्जन तंत्र है और जो परिवहन तंत्र होता है, इन सभी को अपन सम्मिलित रूप से जय प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और सबसे पहली बात अपन देखेंगे इसमें कि इनकी वास्तविकता क्या है। जैसे अपन पढ़ेंगे सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। आपने एक वैज्ञानिक हैं एडवर्ड लियर और उसकी कविता थी जिसमें आपने पढ़ा हो दी कंप्लीट नॉनसेंस, और उसके अनुसार कि एक कुर्सी और मेज आपस में बात कर रही थी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है और बाहर पढ़ने के लिए बैठ जाता है और ताप लगने के कारण वह अंदर आ जाता है, और कुर्सी और मेज यदि बाहर ही पड़ी रहे तो कुर्सी और मेज आपस में बात कर रही थी। तो मेज ने कुर्सी से कहा कि काश मैं भी चल पाती और हम भी ठंडी हवा में सांस ले सकती थी। लेकिन फिर कुर्सी ने उसे समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम गति नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ठंडी हवा में सांस ले सकते हैं। आप क्यों पागल हो रही हो। फिर दोबारा से मेज ने कहा कि हमारे तो 4 पैर हैं जबकि 2 पैरों वाले इंसान भी चल पाते हैं, लेकिन फिर हम क्यों नहीं। उसके बाद फिर कुर्सी ने उसे समझाया कि ये आपका सोचना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हम बिल्कुल गति नहीं कर सकते हैं, हम निर्जीव हैं और निर्जीव होने के कारण ना तो हम ठंडी हवा में सांस ले सकते हैं, ना ही हम गति कर सकते हैं, हम कोई भी उनकी तरह क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेज ने लास्ट में एक ही बात कही कि जब 2 पैरों वाले इंसान चल सकते हैं तो प्रयास करने में क्या हर्ज है। अर्थात अपन समझ पाएंगे इस कविता के माध्यम से, जो एडवर्ड लियर है उसने कहा था कि सजीव का मतलब जीवित होता है, जो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गति और इसके अलावा जरण आदि प्रक्रमों को करता है, वही सजीव कहलाता है। और सजीव के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे। या के अलावा जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत जो इन प्रक्रमों को, अर्थात जैसे कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जिनमें अपन पढ़ते हैं कि कुछ निर्जीव वस्तु ऐसी भी है जिनमें जो गति कर सकती है लेकिन अन्य कार्यों को नहीं कर सकती। भाई कोई भी है, जैसे मान के चलो पंखा गति करता है लेकिन क्या यह पाचन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो इनको अपन निर्जीव कहते हैं। सजीव का मतलब होता है जिसमें सभी प्रक्रम हो सकते हैं, वही सजीव कहलाता है। इसी क्रम में अपन अगली चीज पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा सजीव और निर्जीव। इसमें आपके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। यदि मान के चलिए कि अपन स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और आप स्कूल के लिए जब तैयार होते हैं तो आपके घर वाले नाश्ता पानी आपके लिए रखते हैं, आप कुर्सी पर बैठ करके और नाश्ता कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चाय के कप या फिर किताब कॉपी जो भी अपन पढ़ने के लिए काम में लेते हैं, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं में आपके लिए जो उदाहरण याद रखनी है, जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सभी की बात करें अपन
ये ऐसे उदाहरण है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं सजीव और निर्जीव में, कि वायु सजीव है निर्जीव है, और ये जल सजीव है निर्जीव है, ये सभी निर्जीव है। लेकिन ध्यान रखना है, सजीव के बिना निर्जीव का कोई महत्व नहीं है, और निर्जीव के बिना सजीव का भी कोई महत्व नहीं है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसे अपन वायरस कहते हैं। तो ये तो आपने समझा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। उसके बाद अपन जो समझेंगे सजीव और निर्जीव के बाद, जो अपन आगे समझने जा रहे हैं, जिसमें एक होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल में आपके लिए केवल इतना याद रखना है, जिस प्रकार सजीव और निर्जीव की जो को जोड़ने की जो कड़ी होती है वह वायरस या विषाणु कहलाती है, और कवक और शैवाल का जो पहला पहला प्यार या फिर इनको जोड़ने की जो कड़ी होती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इसके अलावा यदि अपन भोजन के आधार पर बात करें तो जीवों को मुक्त, ये सजीव हैं, ये भी भोजन अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे अपन ने कह दिया कि कुछ जीव मांस खाते हैं, कुछ जीव इसके अलावा पेड़ पौधे या पादप उत्पाद का उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ खा सकते हैं। वे सभी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। मतलब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जियों का उपयोग करते हैं या पादप उत्पाद का उपयोग करते हैं। और यदि अपन बात करें कि जो मांसाहारी हैं वे केवल मांस खाते हैं, और जो सर्वाहारी हैं वो मांस और पादप उत्पाद सभी खाते हैं। आपके लिए इनमें ध्यान रखना है विशेषतः, जैसे आप पढ़ रहे हैं शाकाहारी, तो परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण याद रखने हैं। जैसे अपन कह सकते हैं गाय भैंस बकरी, गाय भैंस और बकरी, या के अलावा अपन कह सकते हैं तोता है आदि। ये सभी कैसे हैं शाकाहारी में। आपसे ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपके लिए ये उदाहरण, ये तो आपको शाकाहारी के उदाहरण याद रखने हैं। इसके अलावा आपके लिए जो मांसाहारी के उदाहरण याद रखने में, मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे अपन कहते हैं बाघ और चीता, जैसे बाघ है, शेर है, ये कैसे हैं मांसाहारी जीव होते हैं। या के अलावा अपन कह सकते हैं सर्वाहारी, इनके भी उदाहरण याद रखने हैं आपको। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, मानव है, ये सभी सर्वाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा कि भाई पोषण के आधार पर अपन जीवों को या सजीवों को कई भागों में बांट रहे हैं। जैसे अपन कह सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि ये जो जीव हैं इनको भी अलग अलग प्रकार से और बांट सकते हैं। जैसे अपन बात करेंगे कि स्वपोषी, परपोषी, परजीवी। देखिए, यदि अपन बात करें स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब होता है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे हरे पादप स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, और वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा और स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा यदि अपन परपोषी की बात करें, इसके अंतर्गत हरे पादप आते हैं। यदि अपन बात करें परपोषी, परपोषी का मतलब होता है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, वे सभी परपोषी कहलाते हैं। जैसे अपन मानव की बात करें, कोई भी जीव हरे पादपों के अलावा, ध्यान रखना है इसमें एक और उदाहरण कि जो स्वपोषी होते हैं उसमें अपन कह सकते हैं हरे पादप, नीले हरे शैवाल, या कुछ जीवाणु भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जो परपोषी के अंतर्गत, तो अपन इन जीवों को छोड़कर अन्य सभी जीव परपोषी के अंतर्गत आते हैं। या के अलावा यदि अपन बात करें परजीवी, देखो परजीवी क्या है। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव
जो जिस जीव पर रहते हैं उसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे जान से नहीं मारते हैं, वे सभी परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी के अंतर्गत अपन उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे जोक है, जुआ है, अमरवेल, ये सभी परजीवी के उदाहरण हैं। ऐसे जीव जो जिस जीव पर रहते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे जान से नहीं मारते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और जो जान से मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परभक्षी जीव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, जैसे शेर है, चीता है, ये अपने शिकार को मारकर खाते हैं, इनको परभक्षी कहते हैं। और परजीवी जो होते हैं, परजीवी में ध्यान रखना है, ऐसे जीव जो जिस जीव पर रहते हैं, अब जैसे जुआ है, खोपड़ी में ऐसे घूमता रहता है जैसे कोई बोर्ड बना रहा हो, तो ध्यान रखना है उसमें कि जो जुआ है यह कैसा जीव है, परजीवी, बालों में रहता है और हमारे शरीर से ही पोषण प्राप्त करता है, लेकिन वह जीवाक है। जीवाक को मतलब वह दुर्लभ जीव जिसे अपन कोई भी पकड़ करके मार सकता है, वही जीवाक होता है। तो जो परजीवी है ये जिस पर रहते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं अमरवेल है, जोक है, जुआ है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं मृत जीवी। मृत जीवी क्या है भाई? मृत जीवी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए सड़े गले पादपों से प्राप्त करते हैं। भाई कोई भी यदि जीव सड़े गले पादपों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो अपन उसे मृत जीवी कहते हैं। इसके अलावा मृत जीवी के आपके लिए उदाहरण याद रखने हैं कि मृत जीवी कौन कौन है। तो मृत जीवी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जैसे मशरूम होता है, कवक होता है, मशरूम को अपन एग्रिकस भी कहते हैं, सांप की छतरी भी कहते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी मृत जीवी के उदाहरण होते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा पादप का, जो भी जय प्रक्रम का जो परिचय आपने पढ़ा, परिचय में आपने पढ़े कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी विषाणु या वायरस कहलाती है। कवक शैवाल को जोड़ने वाली कड़ी को अपन लाइकेन कहते हैं। शाकाहारी मांसाहारी के उदाहरण आपको याद रखने हैं कि शाकाहारी का मतलब होता है कि जो पादप उत्पाद खाते हैं, और उनके उदाहरण में आपने पढ़े गाय, भैंस, बकरी, तोता आदि। और मांसाहारी में अपन बाघ, चीता पढ़ सकते हैं। और सर्वाहारी में अपन जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मानव है, ये सभी, कौवा है, ये सभी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। और जो परजीवी आपने पढ़े कि जिस जीव पर रहते हैं उसी से पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी होते हैं, जैसे जोक है, जुआ है, अमरवेल है। और एक आपने पढ़ा मृत जीवी, अर्थात सड़े गले पादपों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी होते हैं। और इसके अलावा आपने और भी जो भी उदाहरण पढ़े हैं जिनमें अपन कह सकते हैं भाई ये जितने भी आपके लिए उदाहरण पढ़ाए गए हैं, और निर्जीव में आपके लिए मुख्यतः जो उदाहरण याद रखने जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें अपन कह सकते हैं वायु, जल और मिट्टी, क्योंकि ये ऐसे उदाहरण हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और अपन यदि आगे बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है और यह O2 व H2 में टूटता है। ध्यान रखें, जल का अपघटन होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें भोजन का, या अपन कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज का निर्माण होता है और यह ग्लूकोज का निर्माण मुख्यतः मंड के रूप में होता है और अपन कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। भाई जब अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपघटन होता है, H2 और O2 में टूट जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। ध्यान रखना है कि पादपों में जो भोजन है मंड के रूप में संचित रहता है और यह कहाँ रहता है? पत्तियों में। अब यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करानी है तो कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, पहले अपन उनके बारे में समझेंगे। जैसे एक अपन पढ़ते हैं जल की आवश्यकता होती है H2O। आपसे पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, तो आप पढ़ेंगे H2O चाहिए। या के अलावा नंबर 2 क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और एक अपन नंबर 3 पढ़ेंगे कि हमारे लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश H2O और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। या के अलावा जो हमारे के लिए आवश्यकता होती है, इसमें ध्यान रखना है कि जल और CO2। भाई जो CO2 गैस की जो आवश्यकता है कहाँ से मिलेगी CO2, इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहली बात तो ये कि आवश्यक सामग्री क्या है, तो अपन कहेंगे जल की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए और अपन बात करेंगे CO2 की आवश्यकता होती है। अब इन्हें सुने विस्तार से। जो जल है यह कहाँ से मिलता है? अपन कह सकते हैं कि जल का अवशोषण मिट्टी से होता है। कौन करता है? जड़ जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और अवशोषण करने के बाद उसे तने के लिए भेज दिया जाता है और तना जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ध्यान रखना है कि तने के जो कार्य होते हैं, अपन कह सकते हैं कि तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है और अपन कह सकते हैं कि जो तना होता है यह तना पेड़ को सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है। ध्यान रखें, पौधों को या पादपों को तने के आधार पर अपन कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं, एक अपन कह सकते हैं जैसे एक तो अपन कहते हैं पेड़ या वृक्ष, इसके अलावा इनको अपन कह सकते हैं विसर्पी लता, अपन कह सकते हैं झाड़ी और एक कहते हैं अपन पौधा। तने के आधार पर भी पादपों को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अपन ने कहा भाई किसी पादप का तना मोटा है, मजबूत है और शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती हैं। मतलब तना मजबूत होना चाहिए, मोटा होना चाहिए और शाखाएं ऊपरी भाग से निकल रही हैं, तो हम कहते हैं वह वृक्ष है। यदि बात करें कि तना मजबूत है, पतला है, मजबूत है और पतला है और शाखाएं निचले भाग से निकल रही है, तो हम उसको झाड़ी कहते हैं। और मान लीजिए कि यदि तना कोमल है और पतला है और अधिक दबाव डालने पर आसानी से टूट सकता है, उसे हम पौधा कहते हैं। और विसर्पी लता की यदि बात करें तो ध्यान रखना है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो तना होता है बिना किसी सहारे के नहीं रह सकता है और धरती पर लौट जाता है, उसे हम विसर्पी लता या बेल कहते हैं। तो तना का जो प्रमुख कार्य होता है, अपन को ध्यान रखना है कि तना जल को जड़ों से और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है और पत्तियों में
जल में किस प्रकार क्रिया होती है वो आपको ध्यान रखनी है। देखें ध्यान से, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन पढ़ेंगे कि जो पत्ती है कि पत्ती में जल की क्रिया किस प्रकार होती है। तो ध्यान रखना है, ये पत्ती आपके लिए दिखाई गई है। ये जो आपके लिए भाग दिखाई दे रहा है, जो तने से जो भाग जुड़ता है, इसे अपन पर्ण ग्रंथ कहते हैं। मतलब पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ता है वह पर्ण ग्रंथ कहलाता है। ये जो इसमें आपके लिए दिखाई दे रही है इसे अपन कहते हैं मध्यशिरा। मध्यशिरा होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो पाई जाने वाली अन्य शिराएं होती हैं उनको अपन सहायक शिरा भी कह सकते हैं। और वे दो प्रकार की होती हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं, एक तो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और एक जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। इन पत्तियों के मध्य में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, ये छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा को ही अपन कहते हैं रंध्र। मतलब कह सकते हैं कि पत्तियों के मध्य या पत्तियों की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं, जिन्हें अपन स्टोमेटा भी कहते हैं। और रंध्र क्या कार्य करते हैं, ध्यान रखना है, इन रंध्रों के चारों ओर द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका पाई जाती है। इनके चारों ओर द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका पाई जाती है। अपन इनको जूम करके देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जूम कर देते हैं। अगर ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ये आपका रंध्र है, और इसके चारों ओर ये जो दिखाई दे रही है इनको अपन कहेंगे द्वार कोशिका। पत्तियों के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिका द्वार कोशिका कहलाती है। इनको रक्षक कोशिका भी कहते हैं। सीधी सी बात है, यदि रक्षक की बात करें तो गेट में न हो एक तरीका से, और गेट में हमेशा बाहरी में न हो, तो रंध्र के जो बाहर पाए जाते हैं वे जो कोशिका पाई जाएंगी उनको रक्षक कोशिका या अपन द्वार कोशिका कह सकते हैं। इन द्वार कोशिकाओं में एक बात आपको ध्यान रखनी है भाई, जड़ों से जल को कौन लाया, तना। तने से कौन आया, किसके पास आया, पत्ती। पत्ती के पास जैसे ही जल आता है तो सबसे पहले रंध्र के पास ना जाकर के किसके पास जाएगा, रक्षक कोशिकाओं के पास जाता है। ये रक्षक कोशिकाएं उस जल को पी जाती हैं और फूल जाती हैं। ध्यान रखना है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका जल को पी जाती हैं और फूल जाती हैं, और फूलने के कारण ये रंध्र खुलते हैं और जल बाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ध्यान रखना है, द्वार कोशिकाओं का प्रमुख कार्य होता है रंध्र का खुलना या बंद होना, और जब ये पिचक जाती हैं तो रंध्र बंद होने लग जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि रंध्र जब खुलते हैं या बंद होते हैं तो इसमें सहायक कौन होता है, तो रक्षक कोशिका होती है, और रक्षक कोशिका ही की सहायता से ही रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ध्यान रखना है, और ये रंध्र है, और इससे क्या होता है रंध्र में, ध्यान रखें, रंध्र का प्रमुख काम क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं बाष्पोत्सर्जन करना। बाष्पोत्सर्जन करना। एक अपन कहते हैं बाष्पोत्सर्जन के अलावा कि गैसों का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब रंध्र के कार्य हो गए कि गैसों का आदान प्रदान करना, और अपन कहते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। भाई बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब जल का बाष्प के रूप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह दिन में होने वाली क्रिया होती है। इसके अलावा अपन भाई जल की प्रक्रिया अपन को समझ में आई कि मिट्टी ते जड़ लाई, जड़ते तना लाया, तना ते पत्ती में आया, पत्ती में द्वार कोशिका ने पानी पी लिया, पीने के बाद रंध्रों की सहायता से जल की हानि होती है और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जल की प्रक्रिया आप समझ पाए होंगे, और इनके जो अपन ने कार्य पढ़े, पत्ती का कार्य आपको ध्यान रखना है। पत्ती का प्रमुख कार्य होता है कि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है और संचित रहता है मंड के रूप में, मंड या स्टार्च के रूप में।
अच्छा, इसके अलावा भाई भोजन का निर्माण, अपन कह सकते हैं कि भोजन का निर्माण कौन करता है, तो हम कहेंगे पत्ती। यदि अपन बात करें वे भोजन का निर्माण पत्तियों ने कर दिया। भोजन का संचय, भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे मंड या स्टार्च के रूप में। और एक क्वेश्चन विशेष याद रखना है कि मानव में भोजन किसके रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मानव में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और यह कहाँ रहता है, तो अपन कह सकते हैं यकृत या लीवर अपन जिसे कहते हैं, तो यकृत ग्रंथि में संचित रहता है जो भोजन होता है। तो ये तो आपने पढ़ा कि पत्ती के क्या कार्य होते हैं, भोजन निर्माण करना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भोजन का संचय पत्तियों में मंड के रूप में और मानव में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव में भोजन का संचय यकृत ग्रंथि में होता है। अब आगे अपन बात करेंगे, जो आपने केवल अभी से जल की प्रक्रिया पढ़ी है। CO2 की बात करें तो आप कह सकते हैं कि CO2, भाई CO2 कहां से मिलेगी, तो वायुमंडल से। वायुमंडल ये CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। और यदि अपन बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद, जैसे कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, CO2 का कार्य तो भाई CO2 और जल आपस में क्रिया करके और भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपके लिए ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से, जल मिलता है मिट्टी से, और यदि अपन बात करें कि जो CO2 है वो वायुमंडल से मिलती है। अब एक बचा आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे प्राप्त होता है, यदि इस पत्ती की बात करें तो पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का भाग, ये जो हरे रंग का भाग होता है, हरे रंग का भाग, इस हरे रंग के भाग को अपन कहते हैं हरित लवक, और हरित लवक को अपन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। मतलब अपन कह सकते हैं कि पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का भाग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहलाता है। और इस हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे हरे रंग के कण। अपन कह सकते हैं कि छोटे छोटे हरे रंग के कण कहलाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को ही अपन कहते हैं पर्णहरित। भाई पर्णहरित क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल या पर्णहरित अपन इसे कह सकते हैं, और यह हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे हरे रंग के कण होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लाल रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो ध्यान रखना है करती है। क्यों, क्योंकि जो लाल रंग की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वह जो हरे रंग के कण पाए जाते हैं लाल रंग प्रभावी होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं, और वे सौर ऊर्जा को अवशोषित करके, मतलब सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद भोजन का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि इनमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण यदि आप देखें तो अपन कह सकते हैं कि जल जो होता है H2O, यह वायुमंडलीय CO2 से क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में, तो आप कहेंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और बनता है भोजन C6H12O6 प्लस में जल और प्लस में O2। ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, भोजन का निर्माण होता है।
कुछ जल भी निकलता है, वह जल की हानि भी होती है। तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 क्रिया करके और भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ तक आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार हो रही है, और ये जो आवश्यक सामग्री है हमको किस प्रकार प्राप्त हो रही है। अपन आगे पढ़ेंगे पोषण। पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब होता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का और सरल खाद्य पदार्थों में टूटना। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि पोषण में अपन पढ़ेंगे जैसे अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, या फिर पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है, या मानव में पोषण किस प्रकार होता है, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए बेसिक रूप से पता होना चाहिए कि पोषण का मतलब होता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का और सरल खाद्य पदार्थों में टूटना। जैसे ग्लूकोज होता है, यह विभाजित होकर के और गलती होगी बोलो, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है वह टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, और कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है जबकि ग्लूकोज एक सरल पदार्थ के रूप में टूटता है। तो ये तो थी पोषण की प्रक्रिया, और जिसमें अपन पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे, और मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ध्यान रखें बेल आइकन मतलब दबाना ना भूलें, घंटी बजनी चाहिए जोरदार तरीके से, क्योंकि जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले हमारी क्लास का। और आपकी जो क्लास है जिस प्रकार आ रही है फिर से कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए क्लास मिलती रहेंगी, जिसके लिए आप बने रहें। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।